नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। जस हिंदी के इस बेहद ही लोकप्रिय कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। कर्नाटक में चुनाव खत्म हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, सुप्रिया सुले, शिवराज चौहान, दिग्विजय सिंह, इन सब दिग्गजों की किस्मत का फैसला जनता ने कर दिया है। पहले और दूसरे चरण में मतदान का जो फीसद था वो लोकतंत्र के समर्थकों के लिए चिंता का विषय बनी, लेकिन अब तीसरे चरण का मतदान फीसद जो सामने आया है, जो कि लगभग 64% कहा जा सकता है, 63.77%, ये क्या कहता है? महाराष्ट्र में सबसे कम वोटिंग रिकॉर्ड की गई है और उत्तर प्रदेश में कुछ सीट पर मतदाताओं को मतदान से रोकने के आरोप लगे हैं। तीसरे चरण का मतदान चल रहा था, इसी बीच पीएम मोदी और लालू यादव में मुस्लिम आरक्षण पर बयानबाजी भी देखी गई। तो तीसरे चरण में जनता ने किस तरीके का बर्ताव दिखाया, मतदान जो सामने आया है निकलकर, वो क्या कहता है, किन मुद्दों पर असर होगा, किन पर नहीं होगा, कौन अपनी सीट बचा पाएगा, कौन किसी की सीट जो है वो छीन पाएगा, इन्हीं सब मुद्दों को समझने के लिए आइए शुरू करते हैं स्ट्रेट टॉक। तो थर्ड फेज खत्म हो चुका है पोलिंग, और जो पैटर्न निकलकर सामने आया है ये कुछ इशारे कर रहा है अलग अलग राज्यों के बारे में। कुछ सवाल इसी से स्ट्रेट टॉक के लिए हमने अपने दर्शकों के लिए बनाए हैं, तैयार किए हैं, जो हम चाहते हैं कि इन सवालों को टटोला जाए, उन पर समझने की कोशिश की जाए और भारत के लोकसभा चुनाव के बारे में थोड़ी स्पष्टता दर्शकों तक पहुंचाई जाए। ये सवाल क्या है स्ट्रेट टॉक है कि तीसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है। ये जो पोलिंग पैटर्न सामने आया है अलग अलग राज्यों से निकलकर, 93 सीट हैं और 11 राज्यों में ये मतदान हुआ है, ये क्या कहता है? महाराष्ट्र में जो कम मतदान हुआ है इसके कारण क्या हो सकते हैं? मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, तीसरे चरण में यहाँ पर जो वोटिंग फीसद रिकॉर्ड हुआ है इससे किस नेता का खेल बिगड़ रहा है, किसका खेल बन रहा है? कर्नाटक में जो मतदान संपन्न हो गया इसमें वो कथित अश्लील वीडियो का जो मसला है वो किसका खेल बनाएगी, किसका बिगाड़ेगी? पश्चिम बंगाल में जहां पर सबसे अच्छा मतदान रिकॉर्ड किया गया है, इससे क्या समझा जाए? बीजेपी को शिकस्त या कड़ा मुकाबला टीएमसी कांग्रेस के बीच? आइए स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं अभय कुमार दांडगे जी, वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से जुड़ रहे हैं मुकुल त्रिपाठी जी, और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप तीनों का। और दर्शकों को एक जानकारी देना चाहूंगी कि बीजेपी का कोई प्रवक्ता आज कार्यक्रम में उपस्थित नहीं है क्योंकि उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार नहीं किया। शुरुआत में अभय जी आपसे करना चाहूंगी, महाराष्ट्र में सबसे कम वोट फीसद, एक विशेषज्ञ की बात मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि MBA इसकी एक लहर चल रही है महाराष्ट्र में। क्या ये वजह हो सकती है कम वोटिंग जो रिकॉर्ड हुआ है इसकी, या ये किसके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है जो वोटिंग पैटर्न सामने आया है? जी देखिए, महाराष्ट्र में आज जो चुनाव हुआ तो उसके अंदर वोटिंग कम होने का जो रीजन है वो सबसे पहले तो एक है कि यहाँ पर बहुत कड़ी धूप है जी। जिस इलाके में आज ये तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी है जी। हाँ जी, लेकिन सबसे ज्यादा आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, 2 दिन पहले पूरे भारत भर में सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर नांदेड़ से था। जिस मराठवाड़ा से हम लोग बिलोंग करते हैं उस नांदेड़ का जो टेम्परेचर है वो 2 दिन पहले पूरे भारत भर में सबसे ज्यादा था। और आज जहां पर इलेक्शन हुआ वो जो लातूर और धाराशिव जिससे पहले उस्मानाबाद होता था, उस इलाके में भी आज बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाहते थे। इवन मॉर्निंग सेशन में जो वोटिंग परसेंटेज था वो सवेरे 11 साढ़े 11 बजे तक बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में कड़ी धूप की वजह से 4 बजे तक की जो वोटिंग है वो वोटिंग बहुत कम हुई है। और 4 बजे के बाद में 6 बजे तक का जो वोटिंग का जो रेशो है वो अच्छा खासा रहा है। एक तो ये धूप सीजन है, और दूसरी बात जो महाराष्ट्र का जो राजकारण जो बिगड़ चुका है उस वजह से भी जो वोटर्स है, जो मतदाता है, वो किसी को भी वोटिंग करने के लिए आगे पीछे हो रहे हैं। जी,
एमवीए के बारे में जो मैंने अपने सवाल आपके सामने रखे हैं, क्या इसमें कोई सच्चाई कि धरातल पर जो ज़मीनी मतदाता है वो जब बाहर निकलकर पोलिंग बूथ तक पहुंचा तो क्या एमवीए के लहर का कोई प्रभाव, या फिर जो वर्तमान में एक गठजोड़ है एनसीपी की तरफ से अजीत पवार का, शिंदे गुट की शिवसेना और बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस, क्या ये इनकी तिकड़ी कोई करिश्मा कर पा रही है? देखिए, इन तिकड़ी की वजह से ही जो है वो वोटर बहुत बौखला गया है। उनसे ध्यान में नहीं आ रहा है कि वोटिंग किसे करें। अब देखिए, आज जो 11 क्षेत्र में चुनाव हुए महाराष्ट्र के, उसके अंदर सबसे कम वोटिंग जो हुई है वो बारामती की हुई है, जहां शरद पवार उनके बेटी को चुनाव में खड़े किया है और दूसरी तरफ उनकी बहू जो है वो इलेक्शन लड़ रही है। वहां पर से कम वोटिंग की आज हुई है। उसका रीजन भी है कि जो लोग हैं वो यहाँ की पॉलिटिक्स को वो लोग नहीं चाह रहे कि हम लोग किसके फेवर में वोटिंग करें, किसके साथ हम लोग जाएं, किसे हम वोट दें। इस वजह से यहाँ के जो मतदार है वो द्विधा मनस्थिति में है। वो भी एक रीजन है। उसकी वजह से भी वोटिंग का जो परसेंटेज है वो महाराष्ट्र में आपको कम दिखाई दे रहा है। जी, 11 सीटें महाराष्ट्र की और वोटिंग काफ़ी कम। मुकुल जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आप इसे क्या देख रहे हैं? महाराष्ट्र का मतदाता कंफ्यूज हो गया, समझूंगी पहले इसे, उसके बाद मैं जो एवरेज पोलिंग निकल कर सामने आई है 63.77, इस पर आपका क्या आकलन, उसे भी समझेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों और अपने जितने हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं सबको मेरा नमस्कार। आज अगर आप ट्रेंड देखिए तो जिन राज्यों में बम्पर वोटिंग शुरुआत में हुई थी, धीरे धीरे कम होते हुए अमूमन जितने भी मेरे पास डाटा आ चुका है, ये 24 और 19 में जमीन आसमान का अंतर है। 4-5% डाउन हुआ है और कई जगह तो 8 से 10% है जी। तो इसका मतलब दो चीज हो सकती है, या तो जैसे अभी हमारे उन्होंने बोला अभय कुमार जी ने अभय कुमार जी ने बोला, तो वो बिल्कुल ठीक बात है, गर्मी है। लेकिन अगर जो आदमी सरकार के प्रति अपना प्रेम रखता है, या तो थोड़ा सा गुस्सा रहेगा तो रोष की वजह से हो सकता ना जाए। अगर उसको नहीं पसंद आ रहा विपक्ष तो घर से निकलेगा ही नहीं जी। और कुछ ऐसे होते हैं कि सरकार के खिलाफ जाएंगे। लेकिन ये वोटिंग परसेंट कम होना ये अपने आप में जाए, एक बात अभी साफ है कि जो भी आंकड़े आएंगे ये हार जीत का अंतर कम ही करेगा। मैं लगातार बोलता जा रहा हूं और सारी सीटों पे आप देखिए, अगर आप डाटा चुनाव आयोग का उठाएंगे तो हर जगह मतदान प्रतिशत कम ही हुआ है, बढ़ा कहीं नहीं है जी। तो इसको लेके बीजेपी के लोग बहुत परेशान है। मैं आपको सबसे पहले यूपी की बताता हूं। यूपी में आप ये बताइए, आज हमारे यहाँ 10 का हुआ, 10 में से कोई भी ऐसी सीट नहीं जिसमें 2019 का जो एक प्रतिशत था वो कहीं टच कर पाया हो, कहीं पे भी नहीं टच कर पाया। संभल में 2019 में 64.73 था, अब की बार हुआ है 61, हाथरस में 61.76 था और अब हुआ है 53, यानी राउंड अबाउट 8% का अंतर आया है। आगरा में 59 था, यहां 51 हो गया है। फतेहपुर सीकरी 60% था, एक अमूमन बता रहे, और सीकरी में अब हुआ है 54। तो ये बताइए 6% का अंतर है लगातार। मैनपुरी में कुछ बेटर है, 56.77 था, यहाँ पे 55 है, मतलब कुछ परसेंट का अंतर है। एटा तो में ये मैनपुरी फिर डिंपल यादव के लिए सही संकेत? डिंपल यादव चुनाव जीत रही है और ये चुनाव जो हम लोगों का यहां से लखनऊ से और हमारी जो टीम वहां लगी हुई है, उनका आकलन है कि ये पूरी यादव बेल्ट है। अब यादव बेल्ट होने की वजह से बट ऑब्वियस है कि अखिलेश एंड उनका जो परिवार लड़ रहा है वो मजबूती से लड़ रहा है जी। और कहीं कमजोरी कहीं नहीं है, क्योंकि बीजेपी के जो अभी हाल में आज ही बताइए, कल रात की घटना है, अगर कांग्रेस के रायबरेली में तोड़फोड़ हो जाती है, रात में दफ्तर में गाड़ियां तोड़ दी जाती हैं, तो इसका कितना निगेटिव असर पड़ेगा जी। और वो कुछ मंदिर धोने के भी वीडियो काफी वायरल हो रहे थे, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि सटे हुए मध्य प्रदेश में इसका जो है काफी नाराजगी देखने को मिल रही है बीजेपी के खिलाफ, कि कांग्रेस इस वोटिंग पैटर्न से क्या आकलन अपनी जीत का दावा करती है, वो कितना मजबूत दावा अब उसे लगता है, या फिर बीजेपी क्योंकि इस बार पहले और दूसरे चरण से बेहतर
कह सकते हैं कि ये वोटिंग फीसद निकल कर सामने आई। मुकुल जी बात पूरी कर सकते हैं। हाँ, मैं यादव बेल्ट पे था, तो यादव बेल्ट में ये हाल था कि 2019 में जो पुलवामा के चलते पूरा एक देशभक्ति का पूरे देश में एक संचार गया था, उस टाइम पे इन्होंने 8 सीटें जीती थी, जो आज की 10 सीटें हैं जी। और गठबंधन जो आज की डेट में, इसमें 2 सीटें बीएसपी और सपा दोनों थे, तो 2 सीटें उधर गई थी, बारात विपक्ष को गई थी। अब की बार दिक्कत ये है कि अब की बार मुझे जहां तक है कि 5 सीटों पे खतरा है इनके, तो 5 सीटें आप कम कर लीजिए जी। 10 में से 5 सीटों पे इनके पास नहीं आ रही, और ये बीजेपी का माइनस हो रहा है। ये तीसरे चरण की बात कर रहा हूं जी। चलिए मैं आपकी बात नोट कर लेती हूँ कि ये जो 8 सीटें हैं उसमें से 5 बीजेपी की सीट पर खतरा है, और इसका फायदा क्या वाकई में विपक्ष को मिलेगा? विद्रोही जी आप बड़े खुश हो रहे होंगे, ये चाहे वो अभय जी ने महाराष्ट्र से बात रखी है सामने या फिर मुकुल जी ने उत्तर प्रदेश के बारे में बताया। अभी तो हरियाणा में भी कांग्रेस काफ़ी खुश हो रही है क्योंकि सरकार पर ही संकट कहा जा रहा है। विद्रोही जी। नेहा जी, आपको वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक मुकुल त्रिपाठी जी को, महाराष्ट्र के विशेषज्ञ अभय जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा खुश होने का कारण है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया के तथाकथित विश्लेषक हैं वो भी आज ये मानने को मजबूर हो गए कि कहीं न कहीं थोड़ा ज्यादा बीजेपी को ही नुकसान होगा और विपक्ष को फायदा होगा। बीजेपी की सीट बढ़ नहीं रही, घट रही है। दूसरा, मैं खुश इसीलिए हो रहा हूं, चाहे अभय मुकुल जी हैं चाहे अभय जी हैं, ये जो निष्पक्ष लोग हैं जो सोशल मीडिया पर हैं, यूट्यूब पर हैं, ये ईमानदारी के साथ जमीनी धरातल पर विश्लेषण कर कर कांग्रेस इंडिया अलायंस की सही तस्वीर जनता के पास पहुंचा रहे हैं। हम इनका आभार व्यक्त करते हैं कि कोई तो लोग हैं जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर छत देश के सामने रख रहे हैं। और एक खुशी का मेरा कारण है कि जो हमारे पास आ रहा है संदेश, उसके अनुसार 283 सीटें पर मतदान हो चुका है पूरे देश के अंदर, और हमें बम्पर विजय मिल रही है। हम 180 से 200 सीट इनमें जीत रहे हैं। और जो हमारे नेता कह रहे हैं दक्षिण से साफ और उत्तर में भाजपा हाफ, वो हमारा आकलन सही साबित हो रहा है। आपने कर्नाटक का कहा, हम अपेक्षा करते हैं 20 प्लस माइनस हमें वहां से सीटें मिलेंगी। कर्नाटक में हमको 35 प्लस माइनस सीटें मिलेंगी। तो ये बीजेपी को दोनों राज्य जो एक तरफा थे, बीजेपी को लगभग बीजेपी के पास इन राज्यों में 66 या 67 सीटें थी, अब भाजपा की इन दोनों राज्यों में मुश्किल से 15 से 20 सीट आएंगी। भाजपा की दुर्गति हो रही है। और दूसरा ये है कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, ये मैं फिर कहना चाहूंगा। इसका कारण है कि चुनाव आयोग डाटा नहीं दे रहा। हमारे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उन्होंने इंडिया अलायंस के सभी लोगों को कल पत्र लिखा था कि भाई चुनाव आयोग तो डाटा दे नहीं रहा, न तो लोकसभा वाइज बता रहा न विधानसभा वाइज बता रहा। इसलिए राजनीतिक दलों का जो अधिकार है कि 17 सीट के तहत जो वोटें पड़ी है वो रिटर्निंग अफसर हर उम्मीदवार को दे, वो भी नहीं दे रहे। उसकी हमने मांग की है कि ये पूरे देश की सभी सीटों पर 17 सीट के फॉर्म का डाटा रिटर्निंग अफसर दे, जो वो कानूनी रूप से देने को बाध्य है और उसके बाद नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या है कि भाई चुनाव आयोग धांधली में संलिप्त है। अगर चुनाव आयोग धांधली में संलिप्त नहीं होता तो आज एक मजाक कर दिया चुनाव आयोग ने। कर्नाटक की हेट स्पीच की जो हमने शिकायत कर रखी थी, चुनाव खत्म हो गया, 28 के 28 सीट कर्नाटक की खत्म। चुनाव रद्द खत्म होने के बाद शाम को 5 बजे इलेक्शन कमीशन आदेश देता है कि भाई ये सारे हेट स्पीच के वीडियो हटाए जाए। ये कितनी विडंबना है, कितना मजाक है। और चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता पर तक किस तरह प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि चुनाव खत्म होने के बाद कार्रवाई कर रहा है और कितनी बेशर्मी से चुनाव आयोग की बेशर्मी, मैं शब्द बड़ा कठोर प्रयोग कर रहा हूं। लगातार विपक्ष और स्वतंत्र विश्लेषक सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि भाई डाटा देर पर आया, पर दुर्भाग्य देखिए आज तक 7 दिन हो गया चुनाव आयोग की थू हो रही है, 7 से 10 दिन होने के बाद भी, और आज तक चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सफाई नहीं दे पा रहे कि भाई चुनाव मतदान का डाटा जारी करने में वो देरी क्यों कर रहे हैं।
आधा अधूरा डाटा क्यों जारी किया और पूरा डाटा देश के सामने क्यों नहीं रख रहे जी। और हमें खुद होने का एक और भी कारण है जी। कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आज स्वीकार कर लिया अपने आचरण से कि वो चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं। आज तो प्रधानमंत्री ने हास्यास्पद की स्थिति पार कर दी। लगता है प्रधानमंत्री जी का मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया है। क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि भाई कांग्रेस इंडिया अलायंस का गठबंधन सत्ता में आ जाएगा तो राम मंदिर का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो पलट दिया जाएगा। क्या आप किसी देश के प्रधानमंत्री से ऐसे असंगत झूठे बयान की आशा कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ ने फैसला दिया राम मंदिर के पक्ष में जी। अब उसको पलटने ना पलटने का क्या सवाल है जब राम मंदिर बन चुका जी। सबने स्वागत कर दिया। कोई विपक्ष का दल ऐसा नहीं है और यहां तक कि मुस्लिम जो पक्ष जिन्होंने केस कर रखा था उन्होंने भी स्वागत किया। जी। तो बताइए आप ये कहां से सवाल उत्पन्न हो गया कि भाई कांग्रेस इंडिया गठबंधन का सरकार आएगी तो उसको बदल देंगे। जी। और जी। एक दिन की बौखलाहट उत्तर प्रदेश में और हो गई कि वीडियो भरमार है वीडियो की कि वोटरों को रोका जा रहा है जो यादव बेल्ट के लोग हैं जो मुस्लिम लोग हैं जो अति पिछड़े लोग हैं चाहे बिहार है और चाहे इसमें उत्तर प्रदेश में है उनको पुलिस वोटिंग नहीं करने दे रही। एक तरफ चुनाव आयोग कहता है अधिकतम वोट करो ज्यादा वोट करो एम्बेसडर बताता है विज्ञापन देता है और वहां पुलिस लाठियां बांध कर जो लाइन में लोग खड़े हैं मतदान केंद्रों पर उनको भगा रहे हैं। लोगों को कह रहे हैं कि अपने गांव में अपने घर बंद कर लो अंदर से वरना पिटोगे। तो ये जो सारा सिनेरियो है ये बताता है कि हम भारी तादाद में हम जीत रहे हैं और मोदी भाजपा पूरी तरह हार रहे हैं और हार से बौखलाकर वो जो भी कुछ सत्ता दुरुपयोग से करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। और यहाँ पर विपक्ष शुरू से ही दावा करता रहा। क्या विपक्ष ने जिस तरीके से पॉलिटिक्स यहाँ पर की है और बीजेपी ने जिस तरीके से जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स दिखाई है क्या उसी का खामियाजा या फिर मराठा आरक्षण हो या फिर अलग अलग कई मुद्दे जो हैं राम मंदिर का ही मुद्दा क्यों ना हो? हमने देखा कि महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी गर्मा गर्मी इन मुद्दों पर देखी गई थी। अभय जी देखिए महाराष्ट्र का जो वोटर है वो वोटर मैंने पहले भी बताया वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। बीजेपी ने जो राजनीति की है जैसे कि उन्होंने शरद पवार का गुट अलग कर दिया जी उद्धव ठाकरे का गुट अलग कर दिया इस तरह की पॉलिटिक्स की वजह से बीजेपी को डेफिनेटली नुकसान ही होगा क्योंकि महाराष्ट्र की जो 48 सीटें हैं कुल 48 सीटें उसमें जो है उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जीत पाएगी क्योंकि वो वोटिंग है वो वोटिंग एक तो बहुत कम परसेंटेज में हो रही है जिसका बेनिफिट जैसे प्रकाश जी ने कहा है कि वोटिंग अगर समझो कम होती है तो उसका बेनिफिट मैक्सिमम कांग्रेस को जाएगा और वोटिंग कम होना ये बीजेपी के लिए जितना नुकसानदायी है उतना ही नुकसानदायी हमारे लोकशाही को भी है क्योंकि वोटिंग करना सभी का अधिकार है सभी को अपना हक जताना चाहिए जी। कम होना यह अपने देश के लिए नुकसान है। हमें किसी को भी वोट करना है उसे वोट कीजिए जैसा कि मोदी जी ने भी कई जगह पर उनके चुनाव में उन्होंने कहा है कि आप किसको भी वोट कीजिए लेकिन आप वोटिंग कीजिए क्योंकि चाहे आप नोटा कीजिए आपको कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं आप नोटा का इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि इंदौर के घटना के बाद वहां पर काफी एक कैंपेन जैसा चल रहा है। अभय जी नोटा को भी इस बार काफी ज्यादा जो तवज्जो मिल रही है खास करके मध्य प्रदेश। मुकुल जी मैं आपसे समझना चाहूंगी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इंदौर में हुआ उसके बाद से नोटा को लेकर भी एक तरह का कैंपेन शहर में चलाया गया और कांग्रेस को क्या इसका फायदा मध्य प्रदेश में होता हुआ देख पा रहे हैं आप? अनम्यूट कर ले जी 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 बिल्कुल सहमत हूं। फायदा मिलेगा और 10 साल की सरकार है और जिस तरह से बीजेपी के एक के बाद एक कई ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जिसमें जनता खासकर महिला उत्पीड़न को लेके हो चाहे कर्नाटक वाला हो। कर्नाटक में एक बात बोलना चाहूंगा कि कर्नाटक में इस स्कैंडल के बाद से लहर एकदम बदल गई है।
तो पहले क्या कांग्रेस को वहां पर नुकसान वो देख पा रही थी, लेकिन एंड मतदान के एक दिन पहले जिस तरीके से ये पेन ड्राइव सर्कुलेट हुआ, इसका फायदा कांग्रेस ले गई? भैया ये आप ये बताइए कि कांग्रेसियों ने ही तो ये सर्कुलेट कराया था, जो आरोप लग रहे हैं, ये तो आरोप कांग्रेसियों ने आरोप लग रहे हैं, और जबकि जो रिलीज करने वाला था वो उनका खुद का ड्राइवर था। तो जाहिर बात है कि वो उसका मैसेज तो जाएगा। कोई भी इतना बड़ा नेता और इतने बड़े परिवार का अगर आपसे अलायंस है तो दाग तो आपके ऊपर भी पड़ेंगे जी। तो उस दाग को मिनिमाइज करने के लिए कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सरकार की चोरी किया। तो वो बातें तो चलिए एक अलग चीज है, लेकिन आज का जो विषय है, एमपी में भी स्थिति इनकी ठीक नहीं है। एमपी में इनकी स्थिति जो 2019 में थी, एक सीट कांग्रेस को आई थी, ये बढ़ के 4 से 5 हो सकती है। जो मेरी भोपाल के बैठे पत्रकारों से बात हो रही है, गुजरात में एक नया चीज हो रही है कि साउथ गुजरात में जो ये ट्राइबल इलाका है, इसमें बीजेपी की 3 सीटें फंस गई है। ये एक नया हमको अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया है कि जो गुजरात के ट्राइबल बेल्ट में, आप लोकसभा की बात, विधानसभा की बात कर रहा हूं, विधानसभा के हिसाब से जब अगर आंकड़े आज लोकसभा में देखेंगे तो जो गणित कह रही है उसमें बीजेपी को कम वोट मिले थे। भले ही बीजेपी जीत गई क्योंकि तब आप और कांग्रेस एक साथ नहीं थे। बिल्कुल जी। तो ये विधानसभा के आंकड़े थे, जिसके हिसाब से अगर लोकसभा में उसको कन्वर्ट किया जाए तो 3 सीटें बीजेपी लूज कर रही है जी। तो गुजरात में अगर 3 सीटें लूज करती है और एमपी में अगर ये आंकड़ा बढ़ता है 5 से 8, 10 हो जाता है, तो कुल मिला के अभी तक जो सिनेरियो आ रहा है 272 के नीचे बीजेपी पहुंच गई है। और वही एक असर है जो बड़े नेताओं के चेहरे और उनके हाव भाव और भाषा में, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो और चाहे अमित शाह हो, ये इनके चेहरे की हाव भंगिया और जितने ये बयान बोल रहे हैं, लालू ने बोला उनके तुरंत आपने उसको पकड़ लिया, तो छोटे छोटे नेताओं के भी बयान जिसका कोई लेना देना नहीं है, उसको भी ये लोग लेके खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता इस वक्त सोच चुकी है, अब आगे रिजल्ट क्या आता है, अंतर कम ज्यादा होगा वो एक अलग बात हो गई, लेकिन इस वक्त कांग्रेस की बल्ले बल्ले, खासकर हरियाणा में आज जो हुआ है उससे तो बड़ी खुश होंगे विद्रोही जी, तो वहीं बैठे ही हुए जी। मुकुल जी, लेकिन मैं आपसे ये भी समझ लेना चाहूंगी, क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में बेरोजगारी के मुद्दे पर भी कुछ फायदा विपक्ष के नेता उठाते हुए नजर आ रहे हैं, खास करके सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है, और अगर बिहार चले जाइए तो आरजेडी के साथ जो कांग्रेस का गठबंधन है, जो इंडिया अलायंस है, क्या इसका फायदा हो रहा है? क्योंकि वहां पर जदयू की सीटें भी ऐसा कहा जा रहा है कि नुकसान देखने को मिल सकता है। देखिए, वहां पे सबसे ज्यादा अगर नुकसान होगा तो एलजेपी और जेडीयू को होगा जी। बीजेपी को मुझे नहीं लगता कम होगा, होता है तो होगा, लेकिन बीजेपी तो सवाल ले जाएगी, लेकिन जो इनके अलायंस है वो खतरे में है। जो मुझे पटना से आज शाम को 5 बजे मेरी बात हुई तो ये कहा गया कि बीजेपी की 1-2 सीटों पे उनको खतरा है, लेकिन इनकी जो अलायंस है इनकी सभी सीटों पे बवाल है जी। यानी जदयू यादव वाली सीट सुरक्षित जी, पप्पू यादव एक कम कर चुके हैं। उनका जो पूरे उस शहर में जो उन्होंने अपना नेटवर्क फैलाया था, खासकर कोरोना के टाइम से, तो यंग जनरेशन किसी के साथ नहीं है, वो पप्पू यादव के साथ चल रही है। तो एक सीट वो कम हो गई, और अगर एलजेपी और इनका देख लिया जाए जेडीयू का, तो ये 6-7 सीटें पहुंच रही है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार से बीजेपी के लिए अगेन एक चिंता की बात है। विद्रोही जी, क्योंकि आप तो चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा रहे हैं, तो ये जो वोट फीसद है, इससे आपकी खुशी में कहीं कुछ संशय, कोई संदेह आपको लगेगा कि हाँ, संदेह तो हो सकता है, क्योंकि पिछली बार भी चुनाव के बाद जिस तरीके से आंकड़े सामने आए उसमें सीधे 6% का इजाफा हो गया, जिस पर सवाल जो उठ रहे हैं उसका जवाब भी चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। ये मतदान आगे बढ़ भी सकता है, पता नहीं कितने दिन के बाद जो है डाटा चुनाव आयोग जारी करे। देखिए नेहा जी, हमारी चिंता ज्यादा मतदान की नहीं है, हमारी चिंता इस बात की है कि डाटा मिसमैच क्यों हो रहा है। जो एक्चुअल वोट पड़ा है, जो चुनाव आयोग ने पिछले 2019 में बताया था, उसके मुकाबले में गिनती के वोट ज्यादा कैसे निकल गए? सवाल, इसका जवाब तो सुप्रीम कोर्ट को भी देना चाहिए, इसका जवाब तो चुनाव आयोग को देना चाहिए। जब 2019 के घटना चक्कर के आधार पर मैं कह रहा हूं कि ये धांधली करने की कुप्रयास कर रहे हैं, अब उसमें सफल होंगे या नहीं होंगे ये तो
उस समय पता चलेगा। इसलिए हम पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हम हर लोकसभा की रिटर्निंग अफसर से फॉर्म 17C के तहत सारा डाटा मांग रहे हैं, ताकि ये तो धांधली करने की कोशिश करे वो ना कर सके। तो एक बार रिटर्निंग अफसर हमारे उम्मीदवारों को वो डाटा दे देगा तो उसके बाद वो बात हो जाएगा। अगर उससे ज्यादा वोट निकली तो कहां से आई। तो इसलिए हम पहली बार पूरे देश के अंदर रिटर्निंग अफसर से लिखित डाटा मांग रहे हैं, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। अब देखते हैं कि वो संवैधानिक अधिकार खुद मिलता है, उसके लिए भी कोर्ट जाना पड़ता है। तो हमारी ये बात है। दूसरा, हम तो स्पष्ट रूप से मान रहे हैं कि ये लोग हार रहे हैं, और ये हार रहे नहीं होते तो इस तरह की बातें नहीं करते। और प्रधानमंत्री की दोगलापन तो और साबित हो गया। मैं आपको और आगे ले जाना चाहता हूं। इनका गठबंधन सहयोगी टीडीपी है आंध्रा के अंदर, और टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के अंदर बाकायदा मुस्लिम आरक्षण कोटे का अपनी खुला समर्थन किया है। तो सवाल उठता है, अगर मुस्लिम कोटे का जो आरक्षण है, जो प्रधानमंत्री जो आरोप लगाते हैं, मेरे हिसाब से वो झूठ है, क्योंकि वो सब मंडल कमीशन के अंदर उन जातियों के नाम है। पर उसके बावजूद भी अगर प्रधानमंत्री कांग्रेस पर ऐसा आरोप लगा रहे हैं, तो इससे ज्यादा बेशरम बेगैरत प्रधानमंत्री कोई होगा नहीं, कि उस दल से समझौता कर रहा है, उस दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है जो मुस्लिम कोटे का खुलेआम समर्थन कर रहा है, उस दल के साथ चुनाव लड़ रहा है जो महिला यौन शोषक है। अब मुकुल जी ने कह दिया भाई कांग्रेस ने रिलीज किया, पर मैं एक और शुद्ध करना चाहता हूं। जो भाजपा का नेता है देवराज गौड़ा, वो खुद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि मैंने सबसे पहले ये पेन ड्राइव मेरे पास आया जी, और वही आरोप लगा रहा है कि भाई कांग्रेस के पास भी था, तो ड्राइवर तो डट रहा है। पर वो साथ ये भी कह रहा है कि इस पेन ड्राइव को जनवरी के अंदर ही मैंने जो भाजपा का हाईकमांड है उसको दे दिया था जी। इसका मतलब क्या है, जब भाजपा का हाईकमांड कौन है, मोदी साहब, नड्डा, तो प्रज्वलन ने जो कुछ किया है, जो महिलाओं का यौन शोषण किया है, उसकी जानकारी थी प्रधानमंत्री को। और उसके बाद भी प्रधानमंत्री न केवल उसके समर्थन में चुनाव अभियान चलाते, मैं खत्म कर रहा हूँ, और जेडीएस से समझौता कर रहे हैं, और हरियाणा की बेटियों के यौन शोषक ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके लड़के को टिकट देते हैं। तो देश की महिलाओं पर एक बड़ा विपरीत संदेश गया है कि मोदी जी यौन शोषकों के समर्थक हैं, और महिला वोटर हमारे पक्ष में आई है। और सीधे चलते हैं अभय जी के पास। अभय जी, मैं समझना चाहूंगी कि चुनाव आयोग की भूमिका को आप महाराष्ट्र के संदर्भ में अगर देखा जाए तो किस तरह से देख पा रहे हैं। जो उत्साह मतदाताओं का दिखना चाहिए था, खास करके युवा मतदाताओं को लेकर चुनाव आयोग ने जो तथ्य रखे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि लोकतंत्र का जो उत्सव है इसमें बढ़ चढ़ कर युवा मतदाता हिस्सा लेगा। आप जो समझ पा रहे हैं महाराष्ट्र में जो वोटिंग पैटर्न है, आपका क्या आकलन है? देखिए, चुनाव आयोग का जो काम है वो लोग उनका काम सही तरीके से कर रहे हैं। वो हर वक्त जैसे अपील करते हैं उस तरह की अपील उन्होंने इस बार भी की है जी। वोटिंग करना या नहीं करना ये उस मतदाता पे निर्भर करता है कि वो उस बात को किस तरह से ले रहा है। देखिए, अभी तो युवा मतदाता है, युवा मतदाता उनका वोटिंग रेशो अगर हम देखेंगे तो वो वोटिंग रेशो हर वक्त की तरह इस वक्त भी महाराष्ट्र में बढ़ा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम के जो वोटर्स होते हैं उनके अंदर एक प्रकार की इच्छा रहती है कि वोटिंग किस तरह से की जाती है, या हम वोटिंग करेंगे तो उसका क्या बेनिफिट होगा, या वो वोटिंग का तरीका क्या होता है, यह जानने के लिए। और खास करके मोदी जी के बारे में युवा जो मतदार है, युवा मतदार मोदी जी को चाहता है, वो बीजेपी को चाहता है, इसलिए युवा वर्ग का जो वोटिंग है वो युवा वर्ग का वोटिंग ज्यादा हुआ है, और जो वोटिंग रेशो कम हुआ है वो वोटिंग कम होने का जो रीजन है, मैंने जो आपको बताया, महाराष्ट्र में जो 3-4 पार्टियां एक जगह पे आई है उसकी वजह से मतदाता बहुत नाराज है, और वो तो है वो बीजेपी के इस रणनीति को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते जी।
तो कहीं ना कहीं बीजेपी को दो चीज़ें जो हैं महाराष्ट्र में समझनी होगी कि एक तो क्या मोदी ब्रांड इसकी चमक फीकी हुई है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो यूथ है वो अभी भी पीएम मोदी के प्रति उसका आकर्षण बना हुआ है। मुकुल जी, मैं पश्चिम बंगाल को भी समझना चाहूँगी। यहाँ पर तो टीएमसी और कांग्रेस की फाइट है, क्या ये वजह हो सकती है? और बीजेपी क्योंकि मुकाबला बहुत कड़ा है इसीलिए ज़्यादा मतदान, या पश्चिम बंगाल इसी तरह का मतदान जो है दर्शाता रहा है? मुकुल जी अनम्यूट कर ले। देखिए, बंगाल हमेशा से बम्पर वोटिंग का माना जाता है कि बम्पर वोटिंग का अगर कहीं नहीं हो रही तो बंगाल में हो रही है। अब की बार जो जितनी पश्चिमी बंगाल का है वो वोटिंग परसेंटेज गिरा है, वो 73.93 हो गया है। अब आप इस चीज को समझिए कि जो 81.69 था 2019 में, वो घट के 73.93 हो गया है। तो हाँ, तो 74 और 81 एक अच्छा खासा मतलब अंतर है। पर ये सिर्फ क्योंकि सिर्फ 4 सीटें हैं इसलिए हमें ज्यादा जी, और ये सीटें जो कही जाती है मुस्लिम बहुल। नहीं नेहा जी इससे मतलब नहीं है, एक सीट का अंतर है। वोटिंग का जो पिछली बार हुई थी, अब की बार वो हर आदमी एनालाइज करेगा। हाँ, हम लोग सब गलत हो सकते हैं। जब अगर आज से 5 दिन बाद चुनाव आयोग इसको बढ़ा के 82 कर दे तो फिर हम सब ये सब कहीं के नहीं रहेंगे, हम लोग फिर नए सिरे से एक बुनना शुरू कर देंगे। लेकिन कांग्रेस है और जितने भी 25 दल है, इन्होंने जो लेटर लिखा है और परसेंटेज और इसको लेके जो फॉर्म 17 वाला जो फॉर्म है उसके लिए जो मांगा गया है वो बहुत बड़ा चीज है। और ये आने वाले समय में चुनाव आयोग को जवाब देना ही पड़ेगा, इसको ये बच नहीं सकते हैं जो अभी विद्रोही जी ने कहा है। तो वहां भी चौंकाने वाले नतीजे आने के लिए सब तैयार रहेंगे। और 4 जून बहुत ही मतलब सुबह से शाम तक, दोपहर 2 बजे तक देखिए सब क्लियर हो जाएगा और काफी चीजें बिल्कुल अलग रहेंगी लीग से। जी मुकुल जी, लेकिन चुनाव आयोग क्या 1 जून के बाद भी इतना वक्त लगाएगा कि कितने वोटर्स ने मतदान किया, या फिर परसेंटेज को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं इस पर चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं एक बड़ी जवाबदेही अभी भी बाकी है? ये तो फिर 4 जून को जी सरकार बदलती है तो ये जवाब देंगे, अगर सरकार नहीं बदलती तो चुप भी रहेंगे, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। संवैधानिक पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं और वो जो चाहेंगे वो करेंगे। जी विद्रोही, मतलब स्पष्ट जवाब मेरा तो यही है। जी विद्रोही जी, आप पश्चिम बंगाल की सीट पर कुछ कमेंट करना चाहते हैं? यहाँ पर टीएमसी से कड़ा मुकाबला और अधीर रंजन चौधरी फिर से एक ताज़ा विवाद, उन्होंने टीएमसी के खिलाफ स्टेटमेंट देकर छेड़ दिया था। जी देखिए, टीएमसी की और ममता जी की, मैं टीएमसी भी नहीं कहूंगा, मैं सीधी स्पष्ट बात करने का आदी हूँ। ममता जी की अधीर रंजन जी की व्यक्तिगत लड़ाई है, वर्षों से चल रही है, और व्यक्तिगत लड़ाई की वजह से कांग्रेस को भी खमियाजा हुआ है और कुछ ममता जी के आचरण से भी हुआ है कि उन्होंने जिस तरह कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर अपने अंदर मिलाया, वो समस्या बंगाल में है, दोनों तरफ से है। परंतु बंगाल में वोट बढ़ने का सबसे बड़ा कारण, या वर्तमान उतनी वोट रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि अब की बार तीनों ही दल, 3 घटक गए वहां, बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट, तीनों ही बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और तीनों के ही मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं। हाँ, इसलिए वो मतदान कम नहीं होगा, देर तक वो अच्छा मतदान उसी के आसपास 80 के आसपास, 70-80 के आसपास पहुंच जाएगा। और उसका कारण यही कि तीनों गठबंधनों का मजबूती से लड़ रहे हैं। और मेरी भविष्यवाणी याद रख लेना आप, जिस मजबूती के साथ अब की बार कांग्रेस और लेफ्ट चुनाव लड़ रहा है, भाजपा बहुत नीचे आएगी। क्योंकि जो पिछली बार में जो कांग्रेस और लेफ्ट ने मजबूती से चुनाव नहीं लड़ा और जो उनका मतदाता है वो ममता का घोर विरोधी है, इसलिए उन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया। इस बात को मद्देनजर रखकर भी कांग्रेस ने अधीर रंजन की बात को महत्व दिया, वरना कांग्रेस चाहती तो अधीर रंजन को दरकिनार कर टीएमसी से भी समझौता कर सकती थी। पर ममता भी यही चाहती थी कि कांग्रेस और टीएमसी अलग लड़े, और कांग्रेस भी यही चाहती थी कि रणनीति के तहत चाहे ममता की सीट ज्यादा जाए चाहे हमारी ज्यादा जाए, आखिर में ज्यादा तो इंडिया गठबंधन की आएंगी और भाजपा की डाउन जाएगी। तो ये हमारी रणनीति के तहत भाजपा बहुत डाउन जाएगी
इसलिए भी हम अलग चुनाव लड़े हैं, ये बड़ी स्पष्ट बात। जी अभय जी, एक फाइनल कमेंट मैं चाहती हूँ कि आप भी दें। जिस तरीके से तीसरे चरण में मुस्लिम आरक्षण, पाकिस्तान, इन सब मुद्दों को उछाला गया, महाराष्ट्र की राजनीति में इसका कितना असर दिखता है, खास करके मुस्लिम आरक्षण या पाकिस्तान, क्योंकि मुंबई हमलों का भी जिक्र आ ही गया था। देखिए, फिलहाल अभी तो इस विषय में कुछ ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है जी, लेकिन पर कुछ मुद्दों को अगर समझो इसके अंदर कुछ बताया जाए तो जैसा कि अभी जैसा मुंबई का इलेक्शन बाकी है, मुंबई के इलेक्शन में इसकी कुछ ना कुछ छवि आपको जरूर दिखेगी और रेस्ट ऑफ मुंबई जो है वहां पर लेकिन इस मुद्दों का कुछ असर उतना दिखाई नहीं देगा। सिर्फ मुंबई से लेकर मुंबई तक के लिए वो मैटर थोड़ा अलग रहेगा जिसकी लेकिन मुंबई के इलेक्शन में जरूर दिखेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। जी एक कमेंट करूंगा मैडम, जी 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 बिल्कुल। महाराष्ट्र के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है, जो सबसे बड़ा हिंदुत्व का वोट था वो शिवसेना का था। शिवसेना का हिंदुत्व का वोट, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, और अल्पसंख्यक वर्ग का वोट। पहली बार आप एक हर सीट पर पैटर्न देख ले, बड़ी मजबूती के साथ इकट्ठा होकर वोटिंग कर रहा है और जो बिल्कुल भाजपा का सफाया कर देगा। चलिए, महाराष्ट्र में ये जो कांग्रेस का आकलन है, ये वाकई में क्या इसी तरह के नतीजे सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी विद्रोही जी आपका, मुकुल जी आपका और अभय जी आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आपको इस कार्यक्रम के प्रति जो भी सुझाव है या फिर शिकायत भी है तो आप हमें लिखना ना भूलें। info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।